हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 5। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, ये कंटेंट बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरा से 5वां क्लास तक में चलती है, और विज्ञान जो कि कक्षा तीसरी से लेकर के, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कक्षा छठी से लेकर के 8वीं होगा। ठीक है। छठी से 8वीं क्लास का जो भी विज्ञान चलता है उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है। सवाल है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। पेट्रोल, डीजल, या सीएनजी जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे किया जा रहा है। ठीक है। तो सीएनजी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये कह सकते हैं कि ये पर्यावरण इको फ्रेंडली है पर्यावरण के लिए। ठीक है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, ये प्राकृतिक गैस नेचुरल, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी है। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोयला को बनाने में कितना समय लगता है। कोयला को बनने में कितना समय लगता है। ठीक है। 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन है। पेट्रोलियम, गैस, कोयला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है गहरे रंग का अप्रिय जो गंध वाला जो पदार्थ है वो है पेट्रोलियम, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक ही में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे दिए गए चारों ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। तो इसका सेंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है जीवों और पौधों के अवशेषों से बने प्राचीन ईंधन, प्राचीन नहीं होगा, हाँ ठीक है, प्राचीन ईंधन के जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यह पृथ्वी की पपड़ी के अंदर पाया जाता है। इसका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तेल सेल, बिटुमेन, टार रेत, भारी तेल। जीवाश्म ईंधन के बारे में और कुछ बातें जानना है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इसे फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत संयम से करना चाहिए। लाखों सालों पहले भूकंप और बाढ़ की वजह से जीव जंतु, पेड़ पौधे और जमीन के अंदर दब गए थे। इन पर दबाव और गर्मी की वजह से ये जीवाश्म ईंधन में बदल गए। जीवाश्म ईंधन के निर्माण में जीवाश्म के प्रकार, ऊष्मा की मात्रा और दबाव की मात्रा अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जीवाश्म ईंधन के लिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो क्षय होने वाला नहीं है, जो कभी क्षय नहीं होगा। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे यहाँ पे जो दिए हुए हैं, है ना, सारे संसाधन क्या है, ये क्षय होने वाले हैं, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी संसाधन क्षय होने वाले हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले हैं अर्थात। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती हैं। सवाल है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती हैं। मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि नेचुरल जो गैस होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है या कौन सी गैस से बनी होती है। मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है।
ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। सवाल है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। कोक, कोल गैस, बिटुमेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पेट्रोलियम का ये जो बिटुमेन है ये उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिटुमेन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। कोयला कहते हैं, या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोयला होगा। ज्वाला, ईंधन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि एग्जाम में इस तरह के सवाल देख करके हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारा रिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि फास्ट करके ही सही, लेकिन ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम जब गलत करके आते हैं तो आप देखेंगे सिलेक्शन यहीं से रुक जाता है आपका। देखेंगे अक्सर क्या होता है, 1-2 नंबर से छूट जाता है। और इसी तरह के जो इजी सवाल होते हैं जो हम गलत करके आते हैं, वहाँ मेरा सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि इजी ना समझें। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तब है जब इसका सही आंसर आप दे पा रहे हैं। और एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर में आप आते हैं और पता नहीं यार, सोचते हैं कि यार इसका आंसर पता नहीं कोयला होगा, ज्वाला होगा, ईंधन, क्योंकि बहुत ईजी सा सवाल होता है। लेकिन इजी में भी हम लोग क्या समझते हैं, ज़्यादा इजी समझ करके उल्टा आंसर लगा के चले देते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, फास्ट रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, कोयला, ज्वाला या ईंधन। तो ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जैसे लग रहा है कि ज्वाला भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि ईंधन इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। सवाल है अब यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बारे में ऊपर में हमने बहुत सारा उसे हम इसके बारे में चर्चा किए। तो यहाँ पे बताना है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, मानव निर्मित ईंधन है ये, या फिर जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो और मानव निर्मित ईंधन हो। उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है, कोल गैस, जल गैस या प्रोड्यूसर गैस, या एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है और इसे जल गैस कहा जाता है। ठीक है, वाटर वेपर कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाटर गैस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। Cl4 यानी कि क्लोरीन 4 है, CO2 है, या O2 है, या उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जब तेल में आग लग जाता है तो किस अग्निशामक के द्वारा इसे बुझाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इसे बुझाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, सवाल है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, हवा, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, दहन के लिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी दहन के लिए 3 प्रमुख चीज़ें की आवश्यकता होती हैं, जो आगे क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दहन के लिए 3 प्रमुख चीज़ होना जरूरी है। 3 में से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं है तो दहन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो 3 चीज़ें कौन कौन है आगे हम देखेंगे। चलिए फिलहाल लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है, माने पोषण कौन प्रदान करता है, या फिर कह सकते हैं दहन होने के लिए कौन इसे मदद करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, पदार्थ के दहन होने के लिए इसे ऑक्सीजन मदद करेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा नहीं, कार्बन भी नहीं होगा।
चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? विद्युत उपकरण में अगर आग लग गया है तो उसे बुझाना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या होगा? पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, रेत, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेट्रोल तो कभी नहीं होगा, है ना, उसे तो और आग भड़क जाएगी। ठीक है, बताइए फिर दो ऑप्शन बच रहा है आपके पास, बी और सी। तो ध्यान रखना है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है, अर्थात जिसका दहन किया जा सकता है। कांच, लोहे का कील, सीमेंट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कोई भी दहनशील पदार्थ नहीं है। ठीक है, दहन यहाँ पे किसी का नहीं किया जा सकता, ना कांच का, ना लोहे का कील का, ना ही सीमेंट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी दहनशील पदार्थ नहीं है। ठीक है, दहनशील पदार्थ ऐसे पदार्थों को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है कि जिन पदार्थों को आसानी से जलाया जा सकता है, या वे हवा या ऑक्सीजन में जलकर गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जल करके गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ना सीमेंट अग्नि उष्मा ये प्रकाश नहीं देगा, लोहे का कील भी प्रकाश नहीं देगा, और ना ही कांच देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिन पदार्थों को आसानी से जलाया जा सकता है और वे हवा या ऑक्सीजन में जलकर गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी जलाएंगे तो दोनों चीज़ मिल जाएगा, कागज़ भी, रबर है, प्लास्टिक है, कोयला है, एलपीजी है, केरोसिन है, कपड़ा है, मीथेन है, मोम है, ये सभी दहनशील पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से ध्यान रखना है कि जब भी किसी को जब जलाते हैं तो वहाँ से ये दो चीज़ें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, सिंपल से क्या कह सकते हैं कि जिसे ज्वाला निकलती हो। ठीक है, ये से भी याद रख सकते हैं, जिसे ज्वाला निकलती हो। तो देखेंगे कि कांच जलाएंगे ज्वाला निकलेगा, उससे कभी नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी दहनशील पदार्थ नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? अब यहाँ बात हो रहा है कि कौन स्वतः नहीं, खुद जल जाएगा, खुद दहन हो जाएगा, कौन सा ऐसा पदार्थ है? श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा। तो पटाखा खुद तो जलता नहीं है, लकड़ी का जलाना पड़ता है। श्वेत फास्फोरस देखेंगे कि ये जैसे ही ये ऑक्सीजन, ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या हवा का संपर्क में आता है, ये जल उठता है। तो इसे का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये स्वतः जलने वाला पदार्थ है श्वेत फास्फोरस। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील, ठीक है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों का तीनों क्या है, ये दहनशील पदार्थ है। लकड़ी भी दहन है, शील है, कोयला भी है और पेट्रोल भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन, विस्फोटक, स्वतः दहन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, लकड़ी का जलना क्या होगा? एक मंद दहन का उदाहरण है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ठीक है, पेपर, प्लास्टिक सब का जलना, ये सब क्या है? मंद दहन का उदाहरण है। विस्फोटक क्या है? जैसे कि बम वगैरह फोड़ देते हैं, परमाणु बम है, ये सभी क्या है? ये विस्फोटक के उदाहरण है। स्वतः दहन क्या है? जैसे कि देखेंगे यहाँ पे फास्फोरस था, श्वेत वाला फास्फोरस था, ये स्वतः जलने लगता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? स्वतः दहन। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो स्वयं जलने शुरू कर दे, खुद जलना शुरू कर दे, उसे स्वतः दहन कहते हैं। ठीक है, तो तीनों का उदाहरण समझ में आ गया। तो लकड़ी का जलना क्या है? एक ये मंद दहन के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है? बताना है दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे ऊपर में, जो मैंने कहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ भी यहीं पे हम लोग डिस्कस करना है कि दहन क्रिया के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त होनी चाहिए। तो पहला दे रखा ऑप्शन में कि अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति नहीं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ का दहन करना है तो दहनशील पदार्थ होना जरूरी है, पहला चीज़। ठीक है, पहला गलत दिख रहा है। दूसरा कह रहा है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये भी सही है। अगर किसी चीज़ का दहन करना चाहते हैं तो ज्वलन ताप की आवश्यकता होगी। बिना ज्वलन ताप को हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सूखी लकड़ी है और ये मान लेते हैं यहाँ पे गीला मतलब कि भींगा हुआ लकड़ी है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर यदि आप आग लगाते हैं, जलाते हैं, और यहाँ भी जलाते हैं, तो बताइए ज़रा, ये हमारा था सूखी, ठीक है, और ये मान लो है ये आपका है भींगी हुई। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि कौन जलना शुरू होगा जल्दी से। तो जाहिर सी बात है जो सूखी लकड़ी होगा वो जल्दी ही उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा, लेकिन इसमें समय लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ज्वलन ताप क्या यहाँ पे अधिक है, इसका ज्वलन ताप यहाँ पे कम है। बात समझ में आया। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या जरूरी है, ज्वलन ताप। एक ज्वलन ताप की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि किसी का ज्वलन ताप अधिक होता है और किसी का ज्वलन ताप कम होता है। अब ये ज्वलन ताप क्या है, तो जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करता है, जितना भी हो सकता है, जितना हीट मिल जाए। जैसे मान लेते हैं कोई 102 डिग्री पर मान लेते हैं कि कोई ताप पर जलना शुरू हो जाता है, और कोई उससे भी कम में जलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे उसका क्या होगा, अलग अलग ज्वलन ताप होगा। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। और वायु की अनुपस्थिति, तो देखिए तीसरा कंडीशन है कि वायु भी होना चाहिए। ठीक है, ये अनुपस्थिति नहीं होना चाहिए। अगर वायु अनुपस्थित रहेगा तो फिर दहन होगा ही नहीं। आप देखेंगे कि जब हम लोग चूल्हा में जब आग लगाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तो वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा पहुँचाते हैं, तो फिर वो दहकना शुरू हो जाता है। तो ये वायु की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होना चाहिए किसी भी पदार्थ के दहन के लिए। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई ज्वलन ताप भी है और कोई वायु की उपस्थिति भी है, तो क्या दहन हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दहनशील पदार्थ नहीं है मेरे पास। ठीक है, मान लेते हैं अब दहनशील पदार्थ है, ज्वलन ताप भी मेरे पास है, लेकिन वायु है ही नहीं, तो क्या वो ये दहन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दहन भी हो रहा है, यहाँ पे ज्वलन ताप भी मेरे पास है, वायु भी है, और यहाँ पे दहनशील पदार्थ भी है, लेकिन वायु है ही नहीं, तो भी नहीं जलेगा। तो कंडीशन कहने का मतलब ये है कि तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी किसी वस्तु का दहन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था कि कौन सी शर्त आवश्यक है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ये जरूरत है कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी जरूरी है। ठीक है, ये दहन की कंडीशन है। बाकी ए और सी भी होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, उल्टा कर दिया है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तभी हमने बताया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। जिस ताप पे कोई वस्तु पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? केजी है, केजे पर केजी, या केजे, या एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है किलो जूल पर केजी इसका ऊष्मीय मान का मात्रक होता है ईंधन का। ठीक है, किलो जूल पर केजी यानी किलोग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल में उलझा सकता है, जरूर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक बार इसको देख लीजिएगा, दोबारा फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वो अगला सवाल है कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य जो भाग होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, पीला, हरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है वो 3 तरह का देखने को मिलता है, एक पीला, एक नीला, और बीच वाला काला। ठीक है, तो जो मध्य भाग होता है वो पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो मोमबत्ती होते हैं उसमें से कितने भाग होते हैं। ठीक है, या कहें कि ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन? एक होता है बाह्य भाग, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है आंतरिक भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंतरिक क्षेत्र, एक होता है मध्य क्षेत्र, और एक होता है आपका बाह्य क्षेत्र, बाहर वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो बाहर वाला जो क्षेत्र होता है वो नीला कलर का होता है, जो आंशिक दहन जो वाला भाग होता है वो होता है मध्य भाग, जो कि पीला कलर का होता है, और बिना जली मोमबत्ती का जो सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है वो काला वाला क्षेत्र होता है, ये वाला काला भाग होता है। ठीक है, ये काला क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये जला हुआ भाग नहीं रहता, इसलिए काला दिखता है। ठीक है, उसी के ऊपर देखेंगे तो मध्य भाग जो कि आंशिक दहन उसका होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य भाग, जो कि इसका कलर क्या होता है, पीला कलर। और बाहर में देखेंगे कि क्या होता है, ये नीला भाग होता है, और ये पूर्ण दहन होता है इसका, बाहर वाला क्षेत्र का। तो जब पूर्ण दहन हो रहा है तो ये सबसे गर्म होगा। ठीक है, इसके अंदर कम दहन हो रहा है तो उससे कम होगा, और अंदर का हो ही नहीं रहा है तो सबसे ये कम गर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि जो सोनार होता है ना, तो जो फूंक मारता है, ठीक है, किसी चीज़ को पिघलाने के लिए, तो किस क्षेत्र का प्रयोग करता है? तो जाहिर सी बात है ये बाहर वाले क्षेत्र का प्रयोग करता है, यहाँ से फूंक मारेगा इस जगह से, अंदर से नहीं मारता है कभी, क्योंकि अंदर वाला बहुत क्या होता है, वो उसका हीट बहुत कम होता है, वो सबसे ठंडा होता है, वो सबसे कम गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है, सबसे कम गर्म होता है।
तो ये बाहर वाला भाग का प्रयोग करता है, बाहर वाले से फूंक मारता है ताकि सबसे ज़्यादा इसे हीट प्राप्त हो सके, ऊष्मा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि बाहर वाले क्षेत्र को नीला कहते हैं, उससे आगे वाला भाग को पीला कहते हैं, उसके अंदर वाले भाग को काला कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। बाहर वाले जो भाग होते हैं सबसे गर्म, उसके बीच वाला कम गर्म, और अंदर वाला सबसे गर्म। ठीक है, चलिए। और मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन भी अगर ऑप्शन में दिया है तो भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो इसमें देखें कि कुछ भाग क्या होता है कि जल करके नीचे आता है, वापस से हम लोग फिर से जला सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर रासायनिक परिवर्तन सिर्फ दिया हुआ है तो रासायनिक परिवर्तन ही आपको टिक करेंगे, अगर दोनों दे रखा है तो दोनों वाला ही आंसर टिक करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ध्यान रखना है कि 1 किलो में जब हम जलाते हैं किसी भी पदार्थ को तो उसमें कितना किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, उस आधार पर हम तय करते हैं कि किसी का ऊष्मीय मान अधिक है या कम है। बात समझ में आया? 1 किलो पदार्थ जलाने पर, यह मान लेते हैं 1 किलो लकड़ी जला रहे हैं, तो उससे कितना ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसका हम कह सकते हैं उसका उतना ऊष्मीय मान कहलाएगा। ठीक, तो वही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो कितना ऊष्मा प्राप्त होगा, हाइड्रोजन का अगर 1 किलो जलाते हैं तो कितना ऊष्मा प्राप्त होगा, और एलपीजी जलाएंगे 1 किलो तो कितना प्राप्त होगा। इन तीनों में से सबसे अधिक जो होगा वो किसका होगा? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। आज तक ज्ञात पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है। 1.5 लाख किलो जूल प्राप्त होता है 1 किलो अगर हम जलाते हैं हाइड्रोजन, तो बहुत ज़्यादा मात्रा होता है ये। अब यहाँ पे हमने लिस्ट भी ले रखा है, देख सकते हैं यहाँ से। अगर 1 किलो गाय का गोबर को जलाते हैं तो 6000 से लेकर के 8000 कैलोरी मान तक हमें ऊष्मा मिलता है। ठीक है, वहीं देखिए हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो ये 1.5 लाख मिलता है। सोचिए कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है ना। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पदार्थ है जिसे सबसे ज़्यादा जो कैलोरी मान मिलता है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, और कम से कम तो कोई भी हो सकता है, अब तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरे पास गाय का गोबर को जो उपले हैं जिसका मान 6000 से 8000 है, लकड़ी का दिया हुआ है, कोयला का दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो पार्टिकुलर पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से या बायोगैस से कितना कैलोरी मान या कितना किलो जूल पर किलोग्राम हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। तो ये डेटा आपके पास सामने दिखा हुआ है, आप चाहे इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कम से कम ये सवाल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, या फिर ऊष्मीय मान किसे कहते हैं ये भी जरूर याद रखिएगा, है ना। ऊष्मीय मान भी पूछा जा सकता है कि ऊष्मीय मान क्या है। ठीक है, तो 1 किलो जलाने पर जितना ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्मीय मान। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा ये विस्फोटक उदाहरण है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना क्या है, ये मंद उदाहरण है, मंद गति का जलना है ये। तेल क्या है, ये भी कह सकते हैं कि ये भी मंद गति से जलता है ये। पटाखा का दहन, ये क्या है, विस्फोट है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि कौन यहाँ पे अज्वलनशील पदार्थ है। अज्वलनशील, ज्वलनशील नहीं, और कौन सा पदार्थ यहाँ पे अज्वलनशील है? लोहा, बर्फ, पत्थर। यहाँ पे देखेंगे कि तीनों, लोहा भी, बर्फ भी और पत्थर भी, ये तीनों अज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपयुक्त में से एक अधिक यहाँ पे अज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल लग रहा है यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, जो कि इसका आंसर हम बता चुके हैं। वैसे ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 4, 3, 5, एक से अधिक इनमें कोई नहीं। सिंपल सा सवाल, 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये इमेज हम ऊपर समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, अब उसे जाकर भर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।